good afternoon students. Hope you are fit, fine and safe at your places. So without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today we'll be discussing Indian Contract Act 1872. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज के इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एक्ट्स, ये प्रोविजंस, ये लॉज जो रेगुलेट करते हैं, ये गवर्न करते हैं, हमारे कानून को चलाते हैं, ये क्यों बने हुए हैं. ठीक है, मान लीजिए एज अ कस्टमर आपके साथ कोई भी चीटिंग होती है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सारे लिखे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. ठीक है, मान लीजिए अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है, किसी की गलती से होता है, जिसकी भी गलती से होता है, वो चीज़ को प्रूव करने के लिए भी या उसके रिगार्डिंग जो लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं. ठीक है, तो ये एक्ट्स जो बेसिकली बने हैं ये क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपके कानून आपको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, आपके जो राइट्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो वैसे ही आज के सेशन में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको हम एलैबोरेट करने जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इस सेशन में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, कैसे बना था, उसके क्या प्रोविजंस थे, वो सारी चीज़ें इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है गाइस, अब देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें सारे ही लॉज हैं विच आर रिलेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बना हुआ है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. इसमें ओरिजिनली 266 सेक्शंस हैं. क्लियर है? नाउ सी, अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये स्पेसिफिकली वैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स. बट जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1872 में तो इसमें हमारा पार्टनरशिप एक्ट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट एंड बेसिकली जितने भी सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो भी इसी का हिस्सा हुआ करते थे. अब देखिए जनरल प्रिंसिपल्स जो थे वो सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 में हमें देखने को मिलते थे और जितने भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आज आप नया एक्ट पढ़ते हैं उसके रिलेटेड प्रोविजंस भी इसी में थे सेक्शन 76 से सेक्शन 123 तक. ठीक है, इसीलिए अब जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है. ठीक है, इसके बाद बारी आती है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की. इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी, ये सारे बेसिकली सेक्शन 124 से सेक्शन 236 तक इसमें मेंशन्ड है. ठीक है गाइस, और देखिए जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके प्रोविजंस भी पहले हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिखे थे. क्लियर है? तो हमको ये तो समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना है, ताकि वो रेगुलेट कर सके जब भी दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस कहाँ लिखे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हैं. अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए आपको ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, ये चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, मान लीजिए जैसे देखिए ऑफर क्या होता है, ऑफर तो हमें रोज की जिंदगी में ही मिलते रहते हैं. ठीक है, मान लीजिए मेरे फादर ने मुझसे कहा इफ यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस सेशन आई विल बी गिफ्टिंग यू अ न्यू लैपटॉप. ठीक है, तो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट हो गया. ये एग्रीमेंट जो है सोशल एग्रीमेंट है. ठीक है, या फिर मैं इसको डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी कह सकता हूं. हमने कहा शाम को हम पार्टी में साथ चलेंगे. ठीक है, मैं अपनी बाइक लेके आऊंगा. मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से ऐसा कहा, तो ये भी एक एग्रीमेंट है एंड इट इज सोशल इन नेचर. तो ऑफर क्या होता है, जब एक आदमी किसी को एक प्रपोजल देता है उसको एक ऑफर कहते हैं. ये ऑफर जो डिफाइंड है सेक्शन 2A में डिफाइंड है. ये ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसको हम प्रॉमिस बोलेंगे. ठीक है, ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन गई. अब प्रॉमिस डिफाइंड है सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. उसी के बाद हमारी 2D में कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन का मतलब होता है गाइस समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन एक्सचेंज. ठीक है, मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अपना बाइक किसी को बेचा और उसने मुझे मनी दिया. तो द थिंग्स विच हैव बीन एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स आर नोन एज अ कंसिडरेशन. ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूं एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट में बेसिकली promises होती हैं and in these promises consideration moves between two individuals. ठीक है,
every promise or set of promise forming consideration for each other is known as an agreement. ठीक है, जैसे मेरे फादर ने मुझसे कहा था अगर मैं अच्छी परसेंटेज लाऊंगा तो वो मुझे बाइक गिफ्ट करेंगे, ठीक है, या लैपटॉप गिफ्ट करेंगे, ये भी एक एग्रीमेंट है। अब देखिए ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको लीगली में एनफोर्स करा सकता हूं या लॉ जिसमें एक्शन लेता है उसको मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2H में। कॉन्ट्रैक्ट होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा मैं एनफोर्स कराता हूं, ठीक है, उसको बोलूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट। अब समझते हुए चलिएगा, देखिए एग्रीमेंट के बहुत ढेर सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3-4 टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, जो शोरूम वाले हैं वो मुझे कार ट्रांसफर करेंगे जब मैं उन्हें पैसा दूंगा, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, दिस इज कमर्शियल इन नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए हमने कहा कि विल बी गोइंग टू सीसीडी टुडे, ठीक है, आज हम सीसीडी जाएंगे, तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है क्योंकि हम सोशली वहां पे को मिलने की सोच रहे हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि यार मैं तुझे लैपटॉप दूंगा, वही एग्जांपल दोबारा आ जाता है, दिस इज नोन एज डोमेस्टिक इन नेचर, ठीक है। तो एग्रीमेंट्स तो बहुत ढेर सारे टाइप के हैं, बट ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें लीगली आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं, यू कैन स्यू समवन, आप उसे कोर्ट तक ले जा सकते हैं, वही एग्रीमेंट्स हर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं, कुछ हम डिस्कस करते हैं। सी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, कॉर्शन के थ्रू या फिर मिस्टेक के थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू कंसेंट ली गई होगी तो ऐसी कंसेंट को हम फ्री नहीं कहेंगे। डोंट वरी गाइज, ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे कमिंग सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली ऐसी पार्टीज होनी चाहिए विच आर कॉम्पिटेंट, ठीक है। और देखिए कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है। कॉम्पिटेंसी में बेसिकली माइनर ऐसे लोग जो 18 साल से नीचे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे मेंशन्ड हैं जो कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद इसके लिए लॉफुल कंसिडरेशन, जैसे मान लीजिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि समवन विल बी प्रोवाइडिंग यू ड्रग्स और आप उसको पैसे दे दीजिएगा, ठीक है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गाइस, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो मोटिव होना चाहिए, वो भी लॉफुल होना चाहिए, और दिस शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। इसको बेसिकली नॉट वैलिड, वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये वैलिड नहीं है तो ऐसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक वाइडर कॉन्सेप्ट है या एग्रीमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो एग्रीमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि एग्रीमेंट का एक छोटा सा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है गाइस। आज के सेशन में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इलाबोरेट किया, ठीक है, और इसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा, हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया, हमने एग्रीमेंट को डिफाइन किया और हमने सेक्शन 10 को डिफाइन किया। गाइज इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you. Have a very nice day. Stay home, stay safe, stay blessed. Thank you.